चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो देखते हैं वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, सिल्वर बेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है दोस्तों। तो इसमें पीढ़ी के अंतराल के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला कथन है उसमें एक द्वंद्व है, तो सही है। यशोधर बाबू में द्वंद्व था जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना कभी छोड़ता नहीं है, तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है, वे परंपरागत ढर्री पर चलने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते हैं। तो ये कथन जो पहला और तीसरा, तो ये सी कथन सही है, उनके व्यक्तित्व का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे। तो सम्मान करे, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं करता था क्योंकि वो पुरानी परंपरा का अनुसरण कर रहे थे और बच्चे जो थे वो सब नई परंपरा में ढल चुके थे। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे। तो वाइस सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे। यशोधर बाबू की दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी, जब सब्जी लेकर घर पहुंचते हैं उस समय। आनंद यादव की कक्षा में के मॉनिटर का नाम क्या था। तो बसंत पाटिल था। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके हैं। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। तो मराठी भाषा में लिखा गया था। मराठी भाषा के कवि थे आनंद यादव। जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आनंदा की मां के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते थे। तो जब पढ़ाई की बात करते थे, उनकी मां करती थी, तो उस समय वो जंगली सुअर की तरह गुर्राने लगते थे। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो। यह कथन किसने और किससे कहा था। तो यह कथन जो कहा गया था तो आनंदा से कहा गया था, लेकिन कहा किसने था। तो कहा था चढ़वाक की लड़के चढ़वाण के लड़के ने आनंदा से कहा था, क्योंकि वह बहुत शैतान करता था और जिस दिन आनंदा क्लास में गया था तो वह उसको बहुत परेशान भी कर रहा था और किया भी था। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है। तो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट, ये दोनों विधाओं का मिश्रण है उसमें। अगला जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नतर्की की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। तो दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है। तो जल संस्कृति की संज्ञा दी थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सौंदर्य बोध है, क्योंकि अच्छी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है। तो सूती वस्त्र जो मिले थे उनके द्वारा पता चला कि कपास की खेती होती थी, लेकिन बीज नहीं मिले थे। ये ध्यान रखें, कपास के बीज नहीं मिले थे। सारे गांव भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, उनकी गुड़ की मांग बहुत ज़्यादा होने तथा अच्छी आमदनी के लिए, ये था नहीं। उनका गुड़ बहुत अच्छा नहीं था, अतः बाजार में ज़्यादा गुड़ आ जाने पर उसकी गुड़ को कोई नहीं खरीदता था। तो शायद यही हो सकता है, क्योंकि ऐसा था, उनका गुड़ अच्छा नहीं था और इसलिए उनके जो पिता थे, दादा थे, वो यही कहते थे कि बाज़ार में ज़्यादा गुड़ आ जाएगा तो फिर हमारा गुड़ कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए गांव भर से पहले उनका कोल्हू चलता था। या कह दें सबसे पहले गन्ने की पेराई उनके यहाँ हो जाया करती थी। इसके बाद अन्य गांव वाले, तो जो गांव के लोग थे वो लेट शुरू करते थे, बहुत देर तक
बहुत दिनों तक कैदें गन्ना खेत में खड़ा किए रखती थी। तो उसका कारण ये था कि उनकी मान्यता ये थी कि बहुत दिनों तक गन्ना यदि खेत में खड़ा रहता है तो फिर गुड़ अच्छा बनता है और अधिक निकलता है। इस कारण से गांव के लोग बाद में, और जी जो आनंदा के पिता थे, दादा थे, जी पहले अपना काम कर लेते थे। आगे देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो कथन भी है वही सही है, क्योंकि केवल ब बताया गया है इसमें। और अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यासत्य है। लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा है, तो सही है किशनदा। यशोधर मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र, तो किशनदा उसे मानस पुत्र कहते थे, सही है। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करने वाली बात चुभ गई थी, नहीं। यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, ये बात सत्य है। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, नहीं थे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा साधा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का एक अंश है, नहीं है। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया था, ये बात सत्य है। लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की थी, ये भी सही है। लेखक के पिता का नाम रत्नाप्पा था, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया था, ये भी बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, नहीं। अगला देखते हैं, ये खालिस्तान है। सिल्वर बैंडिंग की कथानायक को अपना आदर्श मानते थे, तो कथानायक जो हैं वो कौन हैं? यशोधर बाबू हैं, और किशनदा को वो अपना आदर्श मानते थे। सिल्वर बैंडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में ऊनी ड्रेसिंग गाउन दी थी। शर्त के अनुसार पाठशाला तीसरा क्वेश्चन है, सौंदलगेकर डेडेस भाषा के शिक्षक थे, तो मराठी भाषा की थी। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करना पड़ता था, ये पिता ने शर्त रखी थी। आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? मंत्री था। भग्न इमारत में 20 खंभे हैं, इसको आप याद रखें। भग्न जो इमारत खुदाई में प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में, उसमें 20 खंभे बताए गए हैं। यशोधर बाबू मूल रूप से कुमायूं के रहने वाले थे। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर दूर बहती है। जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू की बात शुरू होता था, तो दिवाली की बात शुरू होता था। जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन सका था, तो किस अध्यापक? तो सौंदलगेकर जो था उस अध्यापक की वजह से कहानी का जो नायक है या कह दें आनंदा है वह कवि बन सका था, क्योंकि सौंदलगेकर भी गाया करते थे और ये भी कह दें मराठी भाषा के थे और कविताएं गाते थे, लिखते भी थे। तो धीरे धीरे आनंदा भी इन्हीं का अनुसरण करके कविता लिखने लगा था और कह दें कवि बन गया था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में आंसर लिखना है। यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या है? तो सम हाउ इम्प्रॉपर है, ध्यान देना। तकिया कलाम वाक्यांश है सम हाउ इम्प्रॉपर। सिल्वर बैंडिंग कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो मनोहर श्याम जोशी हैं जो लिखा हुआ है। जूझ उपन्यास में हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, तो केशव प्रथम वीर ने किया था जूझ कहानी का हिंदी में अनुवाद। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? तो काला था, क्योंकि रंग पूछा गया है, ध्यान देना। मोहनजोदड़ो की वस्तु कला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ से की गई है, ध्यान देना।
जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है, क्योंकि जूझ कहानी का जो नायक है, जो लेखक है, कहानीकार है आनंदा, वह अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, तो संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है ये कहानी। ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? तो गन्ने को या ईख को कह दें, देर तक खेत में खड़े रखते थे। कागज और पेंसिल ना होने पर लेखक कविता कैसे लिखता था? तो जिस दिन वह कागज और पेंसिल वगैरह छोड़ जाता था, तो उस दिन वो क्या करता था कि लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर कविता लिखता था, और यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो छोटे छोटे पत्थर के या कह दें टुकड़ों से बड़ी शिलाओं पर कविता लिखा करता था। जी काम करता था वो। यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं? तो चपरासी चलाते हैं। यशोधर बाबू कि बच्चों के अनुसार है, ध्यान देना, साइकिल चलाने वाला कौन होता है? तो चपरासी। और वी.डी. पंत किसका नाम है? तो यहाँ पर यशोधर बाबू का नाम है। इसके बाद मैचिंग देखते हैं। सिल्वर बेंडिंग जो है एक लंबी कहानी है, जूझ उपन्यास के एक अंश हैं कह दें। अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृत्तांत है। डायरी की जो पन्ने हैं एन फ्रांक। और डॉक्टर आनंद यादव मराठी साहित्यकार हैं। अगला है कृष्णानंद पांडे, किसनदा का नाम था। भूषण यशोधर बाबू का बेटा है। पहाड़गंज सब्जी बाजार है जहाँ पर सब्जी लगती थी, क्योंकि यशोधर बाबू मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद पहाड़गंज जाते थे, मतलब सब्जी बाजार जाते थे। गिरीश यशोधर बाबू का साला है। ड्रेसिंग गाउन उपहार में मिली थी। और मनोहर श्याम जोशी सिल्वर बेंडिंग, ये आपकी मैचिंग है, ये प्रश्न है। इसके बाद अगली जो प्रश्न हैं देखते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए अगली मैचिंग देखते हैं क्या है। भग्न इमारत सचिवालय, इसके बाद ज्ञानशालाएँ कॉलेज ऑफ प्रिंटर्स, बड़ा घर उपासना केंद्र है। सिंधु सभ्यता समाज पोषित सभ्यता है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपके वितान भाग 2 की प्रश्न हैं। बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं आप लोगों की ये। और यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और इसकी